नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ बहुत ही हैरत अंगेज़ सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला आने के बाद, जिसमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त कमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर हुक्मरान जमातों ने, PDM ने इस्लामाबाद में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि लगता है कि यहाँ कोई जंग होने वाली है, यहाँ कोई मुहासरे किसी कैफियत है, हालत जंग है, कोई खाना जंगी होने वाली है। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और तहरीक इंसाफ के लोगों को, बहुत से लीडरों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, रेफरेंसेस भेजने की तो बात हो ही रही है। अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ बैठ के, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मुज़ाहरा करना था 4 तारीख को, जो कल है, वो मुज़ाहरा जो है उसमें तकरीबकारी हो सकती है, ये रेड जोन में है, इस मुज़ाहरे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अब से थोड़ी देर पहले मुझे ब्लू एरिया के सामने जो डी चौक से गुजरने का मौका मिला, तो वहाँ पे बड़े बड़े 18 व्हीलर ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं और वहाँ पर कंटेनर ला के रखे जा रहे हैं। तो पूरा एक हालत जंग की सी सूरत हाल इस्लामाबाद में पैदा कर दी गई है। हालांकि ऐसी कोई हालत जंग 24 घंटे पहले नहीं थी, बिल्कुल भला चंगा शहर था, पीसफुल किस्म के हालात थे। ऐसा लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी महाज़ाराई जो है होने वाली है। इसमें कुछ मैं आपको टुकड़े और शॉर्ट स्टेटमेंट्स सुनाता हूँ, जिससे आपको इस कैफियत का अंदाज़ा होगा कि कैसे बयानबाजी करके, स्टेटमेंट्स के ज़रिए, प्रेस टॉक्स करके इस कैफियत को जो है जन्म दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है 39 सेकंड की, वो मैं सुनाता हूँ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बहुत से लोगों को नाअहल करार दे चुकी है। साफ नजर आ रहा है कि उसने रियासत को और रियासत की इमारत को जमीन बोस करने के लिए आलमी सतह पर मदद हासिल की। लाखों डॉलर, अरबों रुपए गैर मुल्की एजेंडे को पूरा करने के लिए वो सियासत में लाया। ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है। उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। PTI के ओहदेदारान, अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। यानी आप अगर सुने तो मौलाना फजल रहमान कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इमरान खान और उनकी जमात ने एक बैनुल-अक़वामी साजिश की है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान की रियासत को अंडरमाइन करने की उन्होंने कोशिश की है। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मौलाना फजल रहमान ने PDM के लीडरान के अलावा कोई और जी शोर शख्स देखने से बिल्कुल कासर है। एहसन इकबाल साहब क्या फरमाते हैं? वो शख्स जो अपने मुखालफों को चोर कहता था, वो खुद सबसे बड़ा चोर निकला, और जो शख्स दूसरों को झूठा कहता था, वो खुद सबसे बड़ा झूठा निकला, और जो इंपोर्टेड हुकूमत को ताना दिया करता था, वो खुद दरअसल फॉरेन फंडिंग का एजेंट निकला। अब पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कि क्यों कर कश्मीर का सौदा हुआ, क्यों कर CPAC को सेबोटाज किया गया। पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इंतशार पैदा किया जाता रहा। देयर इज नो फ्री मनी, कोई मुफ्त पैसा नहीं आता। जो पैसा आता है उसके साथ एक एजेंडा और फरमाइश भी आती है। नाज़रीन, वन सेकंड आप देख सकते हैं कि एहसन इकबाल साहब जैसा सोबर आदमी जो है, उसने उसी किस्म के इल्ज़ामात को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में दोहरा दिया है जो मौलाना फजल रहमान ने लगाए हैं। और उसका मतलब यही है कि इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी जो है, वो बैनुल-अक़वामी फंडिंग लेके कश्मीर का भी उन्होंने सौदा किया, पाकिस्तान में भी इंतशार पैदा किया, और ज़ाहिर है कि पैसा फ्री नहीं आया। जवाबन फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो मौलाना फजल रहमान को किस तरह से जवाब देते हैं, वो भी सुन लें। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं जी वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, फिर आप मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम बना लें। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके, उसका सिंबल कर सके और या कुछ उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सके।
फवाद चौधरी साहब तो एक मतलब चैलेंज थ्रो कर रहे हैं हुकूमत को कि फिर मार्शल लॉ लगा ले, लेकिन हुकूमत ने तकरीबन मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा की हुई है इस्लामाबाद में, एंड फ्रॉम नोवेयर, कोई वजह नहीं है, कोई कॉज नहीं है, कुछ है ही नहीं, लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया है इस वक्त डी चौक के ऊपर जहाँ पे कतारें लगी हुई हैं कंटेनर्स की, ट्रक्स की, पुलिस की, मुख्तलिफ किस्म की। और ये उस वक्त सूरत हाल शुरू हुई जब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनरल राना सनाउल्लाह साहब ने मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठ के एक अजीबोगरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर इनको इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस जमा होने की इजाज़त दी गई तो ये वहाँ पे वायलेंस जो है कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे हमलावर हो सकते हैं। रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है वो रेड जोन में है। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, PTI की लीडरशिप को भी और जो वर्कर्स हैं उनको भी, आप रेड जोन में जो है वो कल दाखिल होने की कोशिश हरगिज ना करें। आपके लिए जो एरियाज यहाँ पे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तस किए हैं, उन जगहों पे आपको जो है वो जो भी सहूलत फैसिलिटेशन है वो हम मुहैया करने को तैयार हैं। नाज़रीन, अब मेरे साथ तीन बहुत ही डिस्टिंग्विश कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। जनाब राजा आमिर अब्बास साहब जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, PFUJ के साथ वाबस्ता रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, वो मुझे कराची से ज्वाइन करेंगे। और अवैस तौहीद साहब ने मुझे भी स्टूडियो में ज्वाइन किया। अवैस तौहीद साहब, अब आइए, आप बैठिए प्लीज़। अवैस तौहीद साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अवैस तौहीद साहब का पाकिस्तान की मीडिया के तकरीबन हर पोर्टल से ताल्लुक़ रह चुका है, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत लिखा, उनके साथ भी काम किया, चैनल्स के न्यूज़ ब्यूरोज़ को हेड कर चुके हैं और कई इंटरनेशनल पब्लिकेशन जिसमें BBC है, आजंस फ्रांस है, CS मॉनिटर है, उनके लिए लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखा, टाइम के लिए लिखा, गार्डियन के लिए लिखा। तो तीनों एनालिस्ट की मदद से हम इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक ही पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, दारुल खिलाफे में जंग की सी सूरत हाल जो है वो क्यों बन गई है। राजा आमिर अब्बास साहब, 24 घंटे पहले तो कोई जंग की सूरत हाल नहीं थी, अचानक ही क्यों एक हालत जंग में हम चले गए? आपने कहा कि कोई कॉज नहीं है, कॉज तो है डॉक्टर साहब। वो 17 जुलाई को जो 15 सीटें और पूरी हुकूमत की मशीनरी एक तरफ लगी हुई, पूरी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इस इलेक्शन में कोई सीटें आ जाएं। क्या बात है, हार जीत होती रहती है? हार जीत की बात के अलावा वो देख रहे हैं कि 13 पार्टीज इकट्ठी होकर 3 सीटें लेती हैं और इमरान खान साहब जिस पे इन्होंने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं रेडिकल्स किस्म के, मौलाना साहब ने और उसके बाद एहसन इकबाल ने, तो वो उनको देखा कि जनाब वो तो जो ये सोच रहे थे कि हम लेंगे कोई 10-12 सीटें, 13 सीटें, वो उल्टा हो गया। 17 वो सोच रहे थे वैसे जी, 17 चले टू मोर के जनाब 17 सीटें। अब ये वो तमाम वजूहात हैं। उसके बाद वो उनका ख्याल था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ऐसा डिसीजन आ जाएगा कि जिसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि ये फॉरेन फंडिंग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़े क्लियर अंदाज में और बड़े क्रिस्टल तरीके से ये तो क्लियर कर दिया कि ये एक प्रोहिबिटेड फंड्स था जो कि कानून के तहत कोई भी पार्टी जोन सी है वो ले नहीं सकती। और जो हमारे मुल्क के पार्टी के कवानीन हैं तो उसमें ये मौजूद है कि अगर कोई ऐसे पैसे आते हैं तो उसको फॉर फ्यूचर की तरफ ले जाया जाता है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज दे दिया। गिरफ्तार किया जा सकता है, जो आपने टिकट देखे होंगे, ये किस तरह से आ रहे हैं? मतलब चलिए रेफरेंस आप भेजना चाहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, ये गिरफ्तारी की बात कहाँ से आ रही है? देखिए, उसमें कोई पीनल क्लॉज नहीं है कि आप कोई अरेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन नहीं है कि जिसको कॉग्निजेबल बाय पुलिस हो, कि जिसमें कोई पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो किसी किस्म का अरेस्ट कर सकती है। उसमें कहीं क्राइम नहीं दिया गया, ऑफेंस नहीं है कोई, ठीक है। तो ये एक सिविल केस है कि जो कि पार्टी की मैक्सिमम जा रही है कि पार्टी को बैन किया जा सकता है, वो भी फंड्स। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो ये बार बार फॉरेन फंडिंग का नाम लेते हैं, फॉरेन फंडिंग मींस कि जब आप किसी हुकूमत से पैसे लेते हैं, किसी हुकूमत की जमात से पैसे लेते हैं, जैसे आप अगर इसराइल से पैसे ले रहे हैं, आप भारत से पैसे ले रहे हैं या हिंदुस्तान से ले रहे हैं या उनकी किसी पार्टी से आप पैसे ले रहे हैं और अपने मुल्क में पार्टी बना रहे हैं, तो दैट
इज फॉरेन फंडिंग, जो कि कानून में डिफाइन है, वो कतन उसमें एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं आया। तो अब ये चीज़ है कि जनाब जो बात है कि बात हो रही है, इमरान खान ने कहा कि अर्ली इलेक्शंस को करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से लगा हुआ था कि जनाब जब इसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया तो इसने कहा जी हम तो इलेक्शंस नहीं करवा सकते 3 माह में, जो कि इनकी आईनी जिम्मेदारी है। अब ये भी उसी तरफ उस वक्त तो कहा था कि अक्टूबर से पहले नहीं करा सकते। एग्जैक्टली, जो मिनिमम इनकी आईनी जिम्मेदारी 3 मंथ्स, दे आर सपोज टू डू विद इन 3 मंथ्स, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, जिससे वो इनकारी हुए थे, उन्होंने गैर आईनी काम किया था। तो अब ये वो तमाम चीजें हैं कि मजहर अब्बास कुछ में आने दीजिए। मजहर अब्बास साहब, यहाँ तक तो हमें बात समझ आती थी जब साइमन क्लार्क की स्टोरी लगाई गई, एक माहौल बनाया गया एक्सेप्टेबिलिटी रिसेप्टेबिलिटी कि भाई ये फॉरेन फंडिंग सो कॉल्ड केस है, इसमें को बहुत कुछ निकलेगा। और फिर जिस तरह से फैसला आया कि अब हुक्मरान जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन को 2022 में ना हो, एक इस किस्म का कानूनी झगड़ा शुरू हो जाए सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, मतलब बड़ा बेंच बन जाए, फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाए, खप पड़ जाए, ताकि इलेक्शन जो है वो गुम हो जाए, वो 6 महीने और आगे चला जाए, मार्च अप्रैल की बात हो जाए। लेकिन ये जिस किस्म की इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, PTI तखरीबकारी करने का प्लान कर रही है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, दोनों चीज़ें कि अभी जो भी केस था उसकी मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं और जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है वो क्या है। गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है मेरे नुक्ते नज़र से, और उस ओवर रिएक्ट में आपको वो काउंटर प्रोडक्ट होता है हमेशा से जब गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ओवर रिएक्ट से तो मतलब है कि किसी चीज़ का रिएक्शन कर रही है। किस चीज़ का रिएक्शन कर रही है हुकूमत? किस चीज़ पे ओवर रिएक्ट कर रही है? ओवर रिएक्ट इस लिहाज से कर रही है कि वो ये समझ रहे हैं जैसे एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया है और अब बस सज़ा देनी है। ऐसा नहीं है, अब ये पूरा प्रोसेस है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज दिया है, उसका जवाब आएगा, उससे सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते हैं। PTI जो है वो उधर चली गई है, कोर्ट जा रही है, PTI उसको चैलेंज कर रही है। फिर अगर गवर्नमेंट कोई डिक्लेरेशन जारी करती है उसको विदिन 15 डेज उसे सुप्रीम कोर्ट में, तो थोड़ा सा सब्र कर लेते, खामोशी से आप करें, जो कि जाहिर एक प्रोसेस है, आप कंप्लीट करें। आपका एक्शन उस सूरत में बनता है जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिक्लेयर कर दे। अगर आप इस तरह का रेफरेंस फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को के फैसले को इंडोर्स करती है और ये पार्टी डिसॉल्व, तब तो बनता है। लेकिन इस वक्त जो हर दूसरे दिन मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, इस वक्त आप समझते हैं कि सारी पार्टी बैठी है, और फिर ये जो है, ये जो प्रोटेस्ट की बात है, देखिए ये 24 घंटे में PTI ने अनाउंस नहीं किया था। एक PTI ने कहा था इलेक्शन कमीशन के सामने हम मुजाहरा करेंगे कुछ दिनों पहले, और खुद हुकूमत ने कहा था 31 को कहा था उन्होंने, 31 की तारीख उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसले का ऐलान नहीं किया तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। अब आपने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया। अच्छा, इससे तो PTI की सक्सेस हो गई। यानी आप अगर कल मुजाहरा नहीं होता और चारों तरफ जो है इस्लामाबाद बंद होता है, कॉर्डन ऑफ होता है, तो एक पार्टी को और क्या चाहिए कि उसकी कामयाबी हो गई कि पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया उसमें। तो मेरा ख्याल है ये जो हुकूमतों के तरीक़ेकार हैं ये कभी भी मुनासिब नहीं होते। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अगर कोई रेफरेंस फाइल करना है उस पर काम करें, बजाय इसके कि रोज़ाना मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। उसका नतीजा ये होता है कि फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है ये फैसले के, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे देती है। फिर कहाँ खड़ी होगी गवर्नमेंट, फिर किधर खड़ी होगी हुकूमत? तो मेरा ख्याल है जो सियासी जमातें, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो कि PTI ने अपने ज़माने में जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया, PMLN को टारगेट किया, वो मेरा ख्याल है वो एक तरह का रिवेंज नज़र आ रहा है मुझे, एक पता नहीं बुक्स नज़र आ रहा है, एक तरह का रिवेंज आपको नज़र आ रहा है। मेरे साथ रहिए, रिवेंज ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, रिवेंज ज़रूर होगा। अवैस वही साहब, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मज़हर साहब ने सिचुएशन को। थोड़ा सा मुझे जो उसमें एतराज़ तो नहीं, मैं थोड़ा सा मुझे समझ रहा हूँ कि एक चीज़, यानी ओवर रिएक्शन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ओवर रिएक्ट तो तब होगा जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। हुकूमत के ऊपर तो किसी ने हमला किया नहीं है कि हुकूमत जो जवाबी हमला कर रही है, वो तो फिर एक्शन तो किया है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन किया है जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। तो हुकूमत का जो रिएक्शन है ये तो फिर ऐसा लगता है कि बिल्डअप किया हुआ था पहले से, कुछ उन्होंने उस पर बनाना था। ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, 9 अप्रैल के बाद ये पहला मौका मिला
कि कोई उनको खुशियां मिल सके कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनको एक तो जश्न एक मना रहे result हैं, आया। ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे। देखिए, कहने का मकसद ये है, कल नुसरत जावेद साहब हमारे जो सीनियर दोस्त हैं वो कह रहे थे कि अंदरून लाहौर के अंदर एक कम्युनिटी होती है, वो बड़ी इग्नोर्ड कम्युनिटी होती है, तो उसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते। तो उनके यहाँ लड़का हो जाए तो वो चुम चुम के मार देते हैं उसको। तो ये जो है ये बेसिकली अपना खुशी से दीवानावार सर मार रहे हैं, ओवर रिएक्शन कंटेनर खड़े कर दिए हैं, पुलिस बुला ली है, सील करने लगे हैं रेड जोन को। देखिए, इससे पहले आप डॉक्टर साहब इससे पहले देखिए ना, ये जो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी रियासत कवानीन और ज़वाबित से तो चल नहीं रही, चाहे वो तहरीक इंसाफ का मामला हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का मामला हो, चाहे नून लीग का मामला हो। ये एक सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, पनामा के बाद नून लीग में शरीफ बरादरान ने या शरीफ बरादरान कंपनी ने वो मुकदमा अदालत में लड़ा है या बाहर लड़ा है? तहरीक इंसाफ भी यही कर रही है। देखिए, एहतजाजी घेराव किसी इदारे का नहीं होना चाहिए। फैसले पर आप रिएक्ट करें, फैसले पे आप पिटीशन फाइल करें। आपने पिटीशन से पहले ही आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने मैंने और आपने तो नहीं अपॉइंट किया था। आपने एक इंटरव्यू के अंदर दागा इमरान खान साहब ने कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, पहले उनको उनकी आपके ज़माने में अपॉइंट हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, तो लोगों के जहन में शक्कू शुबात तो होंगे कि क्या फॉरेन फंडिंग का केस या ममनुआ फंडिंग का केस आने वाला है, इस वजह से रिएक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब। दूसरा देखिए, कवानीन के जो नुकात हैं वो तो बैरिस्टर साहब ने अच्छी तरह बयान की और करेंगे, जाहिर बात है, उसमें तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सियासी जो इसकी इम्प्लिकेशन है उस पर नज़र डालते हैं ना डॉक्टर साहब। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में फ़तह के बाद बालादस्ती को जो नून लीग की उनके अपने गढ़ के अंदर उसको चैलेंज करने के बाद खान साहब को बहुत कुछ मौका नहीं मिला तहरीक इंसाफ को जश्न मनाने का, और उसके साथ ही ऐसी टाइमिंग हुई जिसकी बुनियाद पे मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। वो इस वजह से किया, ये टाइमिंग पे देख रहे हैं। क्या ये किन हल्कों की जानिब से हुई है, कहाँ से ये मूव हुई है? कौन सी 8 साल का केस जो है, ये जो अभी अचानक ऐलान हुआ, 8 साल का केस जो है, क्या वो चंद हफ्ते और इंतज़ार कर सकता था? टाइमिंग पे बात करें, क्योंकि सबकी नज़रें लगी हुई हैं अब से 12 हफ्ते की तकरीर के बाद सारी सियासी जमातों की। देखिए, सारी सियासी जमातें अगर अपना किबला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रखती हैं तो फिर मेरा और आपका गिला शिकवा बनता है। इन्होंने भी 80s के अंदर आयमन अल ज़हवारी जो कई साल से मारा नहीं गया था, उसका काबुल में मारा जाना और अमेरिकन का क्लेम करना कि हमारे पास ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी है, और ऐसी कैपेबिलिटी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की स्पेस के बगैर हो ही नहीं सकती। देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि गल्फ कंट्री से हुई और यहाँ का एयर स्पेस, ओवर द होराइजन बड़ा मुश्किल, एयर स्पेस कॉरिडोर यूज़ किया, और फिर उसके बाद इमान ज़वाहिरी शेरपुर नेबरहुड के अंदर बीच काबुल के अंदर जो है इमान ज़वाहिरी मारे गए ड्रोन अटैक से। ना उसकी इम्प्लिकेशंस की बात हो रही है कि अफगानिस्तान की बैटल फील्ड में उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, तालिबान का अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात होंगे इस ड्रोन अटैक के बाद, सिराजुल हक्कानी जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके ताल्लुकात क्या होंगे, उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन था वाशिंगटन को। तो हमारा एक इंसुलर है, इनवर्ड लुकिंग है। हमारी रियासत के इदारों की माजरत के साथ जो पॉलिसीज़ हैं वो इनवर्ड लुकिंग है, मेरे ख्याल में आउटवर्ड होनी चाहिए। और मीडिया भी उसी में फंसा हुआ है, इसी गिरदाब में, जैसे आपने जिक्र किया। मैं उस एयर कॉरिडोर का जिक्र नहीं कर रहा, उस पर तो एक स्पेकुलेशन हो सकती है कि उसके अलावा कोई और एयर कॉरिडोर बनता नहीं है। जो वॉरेन टेरर के अंदर जो पूरा हुआ था, पहले हमने बेसिस दिए थे शहबाज वगैरह और दालबंदीन के अंदर, लेकिन उसके बाद जब बेसिस वापस ले लिए गए और सारा वो ख़त्म हो गया अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद एक एयर स्पेस का जो पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए, अगर मुझे सही याद है डॉक्टर साहब, तो वो हम कॉरिडोर था। और बेसिस की बात मुझे नहीं लगता कि वो उनको चाहिए, मेरे ख्याल में एयर कॉरिडोर और एयर स्पेस ही चाहिए अटैक करने के लिए, उन्होंने ये साबित किया। लेकिन जो अगर आप वक्त दें तो हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त रिएक्शन हो रहा है, जो टाइमिंग है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ इस वक्त की मुत्तहदा इत्तेहाद मखलूत कमज़ोर हुकूमत जो है वो क्या अवाम के मसाइल के साथ जुड़ी हुई है या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, या नवंबर में तकरीर के लिए देख रही है? बदकिस्मती की बात है। ये देखिए, 2 और जमातें हैं इस वक्त, उनके केसेस भी हैं।
हाँ, मतलब ये तो अगर मैं कहता हूं आज आप बैन कर दो, मैं तो पर्सनली तो एज अ डेमोक्रेट मैं तो नहीं चाहता कि बैन कोई भी पार्टी बैन हो। 3 पार्टीज बैन हुई हैं, इसमें सिर्फ एक नैप हुई है, नेशनल अवामी पार्टी जो भुट्टो साहब ने की और थी, कौन सी बैन हुई? और उससे पहले जमात इस्लामी हुई, अयूब खान साहब के ज़माने में मौलाना मौदूदी साहब को जेल भेजा गया, उससे पहले लियाकत अली खान साहब के ज़माने में 50 की दिहाई के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान हुई, और वो सारे मोटिव्स उसके अल्टीरियर मोटिव्स थे। तो इस माशरे के अंदर जहाँ पे आप जगह नहीं दे रहे कि लेफ्ट विंग राइट विंग को चैलेंज करे, राइट विंग लेफ्ट विंग को चैलेंज करे, सेंट्रिस्ट उसके अंदर बाद आए, लिबरल बाहर आए, तो आप चाहते हैं कि एक ही सोच के साथ अगर ये रियासत चल रही है तो सॉरी बात इधर उधर निकल गई। पार्टीज को बैन नहीं होना चाहिए, ये पार्टी के बैन की तरफ जाएंगे, वो दूसरे नाम से आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब ने एक तारीखी गलती की थी, और उन्होंने एक आखिरी जुमला मुझे बोल लीजिएगा, भुट्टो साहब ने एक उसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर एक और लॉ बनाया था। उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की वकील की आप नहीं ले सकते सर्विसेज। जब उनकी फांसी का केस चल रहा था कत्ल का, तो उनको फिर वो एक ब्रिटिश लॉयर महंगा पड़ गया, उनको नहीं लाने दिया। तो जो गड़ा आप खोदेंगे वो आपके भी काम आएगा। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का 3 साल बाद 2 साल बाद अगर गैर सियासी कुव्वतें अगर वो चाहें तो वो उनको भी बैन कर दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मेरे साथ हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने वक्त से पहले सुना कि ओवैस तौहीद साहब ने कहा कि पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे आप कहें कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर सजाए मौत है भी स्टैचू के ऊपर तो उसी को होगी ना जिसने मर्डर किया है, कत्ल किया है। यहाँ क्या हुआ है जिसकी बेसिस पे तहरीक इंसाफ को बैन होना है या इमरान खान को बैन होना है? देखिए, 2 बातें तो ज़हन में रखिए। एक तो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार है कि वो बैन कर सकता है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार है कि वो किसी किस्म का बैन लगा सकता है। क्या बातें हो रही हैं सुबह से? तो मैक्सिमम ये एक रेफरेंस भेज सकते हैं कि जी हमारे पास ये मटीरियल है कि जो उनको कनेक्ट करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशंस लेके अपनी पार्टी की है, या उसमें दूसरी कंडीशन होती है कि जो फंडिंग्स हो रही हैं वो टेररिज्म के लिए या पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ फंडिंग है ही नहीं। जब डिसीजन आ गया तो जो एक चीज ज़हन में रखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑल दो एक लाइन ऐड की है, ये जो भी किया है वो लिख तो दी कि इसकी कॉपी भेज दी जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन रेफरेंस ऐसे नहीं भेजा जाता। रेफरेंस लिखा जाता है कि दिस रेफरेंस इज बीइंग सेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन और टू बी प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली। तो उसमें कहीं ये नहीं आया और क्लियर हो गया है कि उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये जोन सा है प्रोहिबिटेड फंड है। ये भी बता दें कि ये 2017 का जो एक्ट है, इससे पहले 2002 के बाद 2012 में भी कोई एक्ट आया था, लेकिन जो उसमें कंपनीज नहीं थी, उसमें सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट थी। इसमें भी एक चीज 17 में कंपनीज ऐड हुई। इसमें कंपनीज जो ऐड हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनीज है SECP और ये बैरून मुल्क की कंपनीज के हद तक खामोशी है और लिखा हुआ है मल्टीनेशनल्स का लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये 2017 में भी मल्टीनेशनल की टर्म इस्तेमाल हुई जी, और इसमें भी जब ये फंडिंग हुई है 2010, 11, 12 में, तो उस वक्त ये कानून भी नहीं था। अब भी ज़हन में रखिए कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 वाला, उसमें जो फॉरेन जहां से आना है डोनेशंस या किसी किस्म की फंड्स, उसमें कंपनीज का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि जो मल्टीनेशनल्स नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज को उन्होंने रोका हुआ है। बहरहाल उससे हट के भी अगर आप कंपनीज से ले भी लेते हैं, कोई चीज आ भी जाती है, तो इज दैट फॉरेन फंडिंग? दे हैव डिक्लेयर्ड कि नो, इट्स अ प्रोहिबिटेड फंडिंग, क्योंकि अगर ये फॉरेन फंडिंग होती तो इनको शो कॉज इशू नहीं होता, फिर वो जब्त नहीं होता, फिर वो पड़ा रहता और हुकूमत फिर उस पर एक्शन लेती। मज़हर अब्बास साहब, गुज़िश्ता कई महीनों से हुक्मरान जमात के नुमाइंदे PMLN के खास करके एक नाम दोहराते रहे, सैकड़ों हज़ारों दफ़ा ये नाम दोहराया गया। वो नाम था
शमीता सेठी का, और हमें बताया गया कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत, रियासत, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी की एक साजिश है और हज़ारों डॉलर्स जो हैं दिए गए। अब ये बात सामने आई कि शमीता सेठी जो हैं वो एक पाकिस्तानी नासिर हुसैन साहब जो हैं उनकी वाइफ हैं, वो हिंदुस्तानी शहरी भी नहीं है बिकॉज़ वो अमेरिकन सिटीज़न है, और ये पैसे भी दोनों ने जॉइंट फंड से दिए हैं, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आधा आधा कर दिए। इन $27,000 को $13,000 करके हस्बैंड को वाइफ के पैसों से अलग कर दिया है और उसको उन्होंने प्रोहिबिटेड में डाल के उसको फॉरेन फंडिंग में डाल दिया है। इस किस्म की एविडेंस के साथ कौन सी अदालत होगी, क्या होगा आगे चल के मज़हर अब्बास साहब? देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं और आप तो नहीं फैसला कर सकते, ये तो आगे जब बात अदालत में जाएगी तब फैसला होगा कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, मैं शायद हम और आप या अवैध शायद उसको उस तरीके से ना समझ सकें जिस तरह राजा आमिर अब्बास या जो दूसरे वकला हैं, लेकिन ये जो है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इनके ख़िलाफ़ और उनके नुक्ते नज़र से इस केस में इतनी जान है कि वो किसी पार्टी को बैन करवा सकते हैं, डिज़ोल्व करवा सकते हैं, किसी लीडर को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, अगर वो समझते हैं तो वो अपना तजुर्बा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रेफरेंस जाएगा। गवर्नमेंट बिल्कुल डिक्लेयर कर सकती है और गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए गैजेट भी कर सकती है, लेकिन उनको 15 दिन के अंदर, उसके बाद उनको 15 दिन के अंदर रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने इस पार्टी को, यानी गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को कालाजम करार दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उसके आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत खुद से, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि हुकूमत खुद डिक्लेयर करके, मैं इस पे, क्योंकि ये दोनों हजरात कह रहे हैं यहाँ स्टूडियो में कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है उनका नुक्ता नजर बिल्कुल काबिल हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान जो 2017 का केस है, उसमें इसकी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप राजा आमिर अब्बास साहब, क्या हुआ था हनीफ अब्बासी केस में, क्या था? मेरी एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात कमीशन जाए, दैट इज द राइट फोरम। डॉक्टर साहब मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें प्लीज, इसलिए कि वो इनकम्प्लीट रहेगी। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये पीटीआई के एक इंतहाई मोतबर लॉयर ने मुझसे बताई है, पीटीआई के, मैं पीएमएलएन या किसी उसकी बात नहीं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट इसको वो कर सकती है। मैं बात समझ तो लूँगा, आप ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो चूंकि डिले फैक्टर आता है ना तो बात आगे पीछे हो जाती, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तहरीक इंसाफ को खुद से कलअदम करार दे सकती है और फिर 15 दिन के अंदर रेफरेंस फाइल करना होगा। अब इस पे अवैस तौहीद साहब, इज दिस व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, दो तरीके हैं जो बैरिस्टर साहब तस्दीक फरमा दीजिएगा। एक है कि इस वक्त तक ऑन पेपर नेशनल असम्बली के रुकन हैं इमरान खान साहब, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। कोई भी रुकन कौमी असम्बली वो स्पीकर को रेफरेंस दे सकता है, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ या स्पीकर का ऑफिस पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करके वो रेफरेंस आगे डाल देगा और उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है, पार्टी की पर पाबंदी क्या प्ली नहीं कर सकता। लेकिन जो कैबिनेट है उससे कब 3 लेयर्स में बात होती है, एक पार्लिमानी कमेटी, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री और एक लॉ मिनिस्ट्री, तीनों अपनी अपनी अलग रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो कैबिनेट को देते हैं, कैबिनेट एक अपनी रिपोर्ट बना के कंपाइल करके प्ली करती है, वो रेफरेंस दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट और उसके अंदर डिसॉल्व करने की पार्टी को या बैन करने की उसके अंदर अपील कर सकती है और वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादातर जाएंगे जो कोशिश करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर लाइफ, ये बदला लेना चाहते हैं सियासी उसी तरीके से जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का हुआ था। अब उसके अंदर पैरेलल्स ड्रॉ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये अलग बहस है, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये होगा कि जी आपने एक सर्टिफिकेट जमा कराया जिसकी बुनियाद पर आप अमीन सादिक नहीं रहे, जो झूठा साबित हुआ बकौल इनके, और वही केस बना के कोशिश करेंगे कि 621F सादिर हो और जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ हुआ था और वही हनीफ अब्बासी साहब की प्ली है मेरे ख्याल में, और वापस वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं कि अब फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट के अब क्या करना है। राजा मेरे पास देखिए, पहली बात तो जो 621F की बात हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो पहले फैसले आए हैं कि आपने एक हल्फिया बयान जो उनसा है वो गलती है। व्हाट इज़ हल्फिया बयान?
वो होता है कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि मेरी पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नेशनल जहाँ आपका पर्सनल नॉलेज है उसके बारे में, और मेरे बैरून मुल्क ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको कहते हैं एफिडेविट या स्टेटमेंट अंडर ओथ। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ऑर्डर है 2002, उसका गालिबन आर्टिकल 13 है, सब क्लॉज 3 है, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फंड्स जनरेशन की सोर्स की एक स्टेटमेंट देंगे, जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा कराएंगे, वो स्टेटमेंट ज़रूरी है कि वो किसी ऑडिट फर्म से ऑडिटेड हो, और जब वो ऑडिट हो के आएगी तो जो पार्टी के लीडर हैं वो साथ, वहाँ पे लफ्ज़ लीडर लिखा हुआ है, हेड नहीं लिखा हुआ, जो पार्टी के लीडर हैं वो उसको सर्टिफाई करेंगे, साथ एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ ये हमारी पार्टी की स्टेटमेंट है, ये हमारे पार्टी की फ़लानी कंपनी थी, उनसे हमने ऑडिट कराई और ये किसी और की नहीं, हमारी पार्टी की है। इट इज़ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टिफिकेशन कि येस वी गॉट इट ऑडिटेड फ्रॉम दिस फर्म। एक फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप बैरून मुल्क जाएंगे तो आप नादरा से एक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं कि जी मैंने कोविड की वैक्सीनेशन कराई हुई है, आप किसी जगह से और सर्टिफिकेशन ले लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो सर्टिफिकेशन इज समथिंग एल्स। और द वर्ड वहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, कहीं एफिडेविट या स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं लिखा हुआ। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ एक सवाल इनसे छोटा सा पूछो। देखिए उसमें होता है आई हैव डिक्लेयर, अगर मेरे टैक्स रिटर्न्स हैं तो लॉयर ने अगर कोई घपला किया हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पर आएगी ना। जी मैं उसकी ओन करता हूं कि वो टैक्स रिटर्न, तो मेरे ख्याल में यहाँ भी ये केस लॉजिकली स्पीकिंग इस तरह बनेगा कि ऑडिट चाहे करा लें चाहे आप कुछ भी करा लें, आपने जब उस पर साइन कर दिए और आपने ये जमा करा दिया तो उसकी बेसिस पे फैसला होना है, जो मेरी उसी के बेसिस पे। जी सर, जब आप टैक्स रिटर्न अपने दाखिल करते हैं उसके साथ अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट लगी होंगी तो उसके ऊपर अगर आप अपना कोई एफिडेविट या सर्टिफिकेट देते हैं तो क्या उसके ऊपर आपको पेनल्टी होगी? उसकी पेनल्टी होगी कि आपको टैक्स ज्यादा दे दें, टैक्स कम दे दें, लेकिन आप सादिक और अमीन गलत सुन लीजिए जी सर, आपको ये नहीं होगा कि आप आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कि चूंकि आपने सर्टिफिकेशन दे दी और आपके फिगर्स में कुछ ऊपर नीचे है तो आप अब सादिक और अमीन नहीं रहे, आप किसी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के अहल नहीं रहे। ये नहीं, दिस इज एक्चुअली डिबेटेबल एंड सब्जेक्टेड टू द नॉट डिबेटेबल एट ऑल। इसमें सर खुदा को माने अगर इस चीज पे सादिक और अमीन हो कि जनाब सर्टिफाई आपने कर दिया, वो नादरा ने सर्टिफाई कर दिया डीजी ने कि ये 4 आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, और हम तो यहाँ पे हम तो नहीं किसी को एक्सोनरेट कर रहे हैं या सजा दे रहे हैं। मैं एफबीआर में काम कर चुका हूँ, रोज आपकी टैक्स रिटर्न जो है तो आप बताएं ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप बताएं, आप नई बात की फाइनल आप देखिए बताएं। लोगों के टैक्स रिटर्न्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के टैक्स रिटर्न्स में हमेशा गलतियां निकलती रहती हैं जब ऑडिट होते हैं। जब ऑडिट होते हैं तो उसका तरीका यही है कि उनको कहा जाता है कि गलती हुई है, उसमें उसको कोई चोर डाकू नहीं समझा जाता बल्कि उसको सिर्फ पेनल्टी। मैं प्रॉपर्टी अगर अपनी डिक्लेयर ना करूं सर, अगर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं वही तो कह रहा हूं, सब्जेक्टेड टू द प्रॉपर्टी भी आप डिक्लेयर करते हैं। मैं अल्लाह ताला को सर उस फॉर्म को पढ़े ना, डिक्लेयर ये सर होता है ना। नहीं ये नहीं होता सर, आई hereby declare अंडर ओथ। नहीं आपके घर हैं 4 तो आप एक डिक्लेयर नहीं करते तो आपको पता होगा ना, लेकिन तो आपके ऑडिटेड नहीं, आपने बात की कि ऑडिटर नीचे से जो लेके आता है ना, आप ऑडिटर हैं मेरे, ठीक, आपने कर दी मिसकैलकुलेशन। यहाँ पे तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट के अंदर जो चीजें हैं क्या आपने उनको सबको छान लिया सर? उसकी बुनियाद पे अगर आप कह रहे हो तो सर आप सही कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया ना वो ये होल्ड किया है कि ऑन ओथ स्टेटमेंट अगर कोई गलत सर जब ये सर्टिफिकेट जाएगा खान साहब का सुप्रीम कोर्ट, जब आप एक दफ्तर में काम कर रहे हैं आप अपनी मंथली स्टेटमेंट भेज देते हैं कि मेरे ये एसेट्स हैं, उसमें कोई गलती हो तो वो आपको ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। ज़रा कानूनी चीज़ों से निकल के सियासत की तरफ आते हैं। मज़हर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा। क्या हम कह सकते हैं कि हुक्मरान जमातों ने इलेक्शन को गैर मुइना मुद्दत तक डिले करने के लिए एक बहुत अच्छा बहाना और एक्सक्यूज़ जो है वो ढूंढ लिया है और अब 2022 में इलेक्शन नहीं होने लगे? देखिए 2 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। एक तो जो इलेक्शन PTI ने पिछले कई माह से इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने का मतलब ये कि उसके तो 2 ही रास्ते हैं, या तो वो रिज़ाइन करें या आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ फैसला दें। हर 2 सूरतों में इलेक्शन की तरफ आप कैसे जाएंगे जब तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो जाता।
तो उसके अलावा तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरे ये कि इस साल मरदमशुमारी होनी है और मरदमशुमारी के बाद जो है हल्का बंदियाँ होनी हैं। तो क्या 2022 में भी 2017 के सेंसस पर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा? और ये पीटीआई गवर्नमेंट का फैसला था, ये किसी और इस गवर्नमेंट का फैसला नहीं है। मतलब ये तो एक्सक्यूज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यही एक्सक्यूज दिया था और उन्होंने कहा था कि साइटिंग दीज रीजंस कि यहाँ हल्का बंदियां होनी है, अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते। असम्पशन ये थी कि अक्टूबर तक वो हल्का बंदियां कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि ना तो इलेक्शन हुए ना ही नया हुआ है मरदमशुमारी, ना ही अब तक हल्का बंदियां हुई। ये तो फिर 6 महीने तो गुजर गए उस बात को। तो डॉक्टर साहब, ये तो पीटीआई की काबीना का फैसला था, पीटीआई गवर्नमेंट की काबीना का फैसला था कि पहले मरदमशुमारी होगी, डीलिमिटेशन होगी। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि सर इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि चूंकि हमें ये 2 चीज़ें करनी है, मरदमशुमारी भी होनी है, उसके बाद तो वो तो 6 महीने उस बात को गुजर गए। इसका मतलब है ना मरदमशुमारी अब तक हुई है ना हल्का बंदियां हुई हैं, वो तो वहीं खड़ी है बात। वो 7 अप्रैल थी, आज इसे कहते हैं 3 अगस्त हो गई। डॉक्टर साहब उसको भी छोड़े चले, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दे सकता है ना, गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन कराए, इसको छोड़ दें। पुरानी मरदमशुमारी पे भी, पुरानी हल्का बंदियों पे भी इलेक्शन माजी में भी हुए हैं एक मरतबा। उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल क्राइसिस, अब ये आ गया केस फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का केस, अब ये अपने मंतकी अंजाम तक कब पहुँचता है, इसमें महीने लग जाएंगे। दूसरे ये कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट बन गई है, वो भी अब उस तरह जोर नहीं दे रहे जनरल इलेक्शन की तरह के लिए प्रेशर बना रहे जिस तरह वो 17 जुलाई से पहले बना रहे थे। उनके लिए भी और कल कामिल अली आगा साहब से बात हो रही थी, तो कामिल अली आगा साहब भी ये कह रहे थे कि जी ये इम्कान इसी का है कि ये जो है हुकूमत, अब उनकी हुकूमत यानी पंजाब अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मतलब ये कि पंजाब में वो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, पंजाब में काबीना की तश्कील, ये सारी चीज़ें नज़र ये आ रहा है कि इस केस के बाद और 17 जुलाई के फैसले के बाद कि अब पीटीआई को कोई बहुत जल्दी नहीं है कि फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। वो प्रेशर अपना बिल्ड करते रहेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो अब बहुत ज़्यादा उतना प्रेशराइज करने में इंटरेस्टेड हैं जितना शायद 17 जुलाई से पहले थे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग आपने ब्रेन वेव दी है, ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस और कमेंट किया है मज़हर अब्बास साहब ने कि अब तहरीक इंसाफ को भी रेट्रिक ज़रूर है उनका इलेक्शन का, जल्दी उनको भी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि खान साहब की जो है सेंटर पे ही मरकूज़ हैं उनकी आंखें, उनकी तवानाइयाँ, और तहरीक इंसाफ की भी। उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को तूल देने से कोई अपना सेंटर या इस्टेब्लिशमेंट की जो एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहे थे उससे पीछे तो नहीं हटेंगे। वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत में आए। लेकिन ये बात सही है मजहर साहब जो कह रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, इसने मेरे ख्याल में इलेक्शन के मुतालबे को थोड़ा सा पीछे कर दिया है, थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। इस वजह से धुंध जो लग रही है, देखिए मुझे तो लगता है कि 12 हफ्ते के बाद जो तकरीर होगी उसके बाद क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। तकरीर होगी, अगर होए ना कंटिन्यूएशन हो जाए। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड आदमी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तकरीर जो होगी मुकर्रर वक्त पे, उससे पहले अनाउंस हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी एक बहस जारी है सियासी हलकों में। लेकिन जो मुझे लगता है कि उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, इस वक्त तो मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि आप ये देयर इज अ टिफ बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट, बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 जजेस। एक बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब, जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब उनके साथ हाथ मिला के बैठना नहीं चाहते, ना ये उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी कहाँ गया? तो एक तो टेंशन ये। फिर दूसरी बात ये कि जो इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया है उससे जहाँ पे वो इनरोड्स हुए हैं, लेकिन उसके साथ एक पोलराइजेशन बढ़ी है और एक बेचैनी भी बढ़ी है। और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद बहुत सारे हलकों में ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, या वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे लगता है, इसको मैं रीफ्रेज कर लेता हूँ, मुझे लगता है वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुल गए थे
ज़मीनी इंतखाबात के फतह के बाद, और ये सोचने पे मजबूर हो रहे थे, कंपेल हो रहे थे कि नहीं यार बात होनी चाहिए। एक पॉपुलर पार्टी है और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पॉपुलर पार्टी को या पॉपुलर लीडर को बैन नहीं करना चाहिए, आपके सियासी निज़ाम को धचका पहुँचेगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ से खुलेगी सियासी निज़ाम? माशी निज़ाम आपका अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी निज़ाम आपका अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आपके पास जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व्स इतने नहीं हैं आपके। लेकिन ये जो डॉलर में एक अनप्रेसिडेंटेड उसकी कीमत में कमी हुई है 11 रुपए की एक दिन में अगेंस्ट द रुपी इंटरबैंक में, जबकि कोई उसके पीछे ना फंडिंग आई है, रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन आई कैसे? बिकॉज देखिए लास्ट नाइट, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट लास्ट नाइट जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया IMF का कि जी रिलीज हो जाएंगे और सारी कंडीशंस कर दी हैं कंप्लीट। जी कब होंगे रिलीज? आज तो 3 होगी, 4 होगी। 24 तारीख को उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। जो मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात हो रही थी, जो जिम्मेदार लोग इस वक्त भी हुकूमत में, उनसे बात हो रही थी, तो वो तो दे वेरी होपफुल कि 24 तारीख से पहले शायद हो जाए, लेकिन 24 तारीख को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो रिक्वेस्ट की थी उस हिसाब से तो उसको अगस्त के पहले हफ्ते में होना था रिलीज, किसको जाना चाहिए था, क्योंकि 24 को बोर्ड, अगर छुट्टियों पे बोर्ड चला जाता है वापस आके तो उसने करना ही था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, आगे पीछे हो जाना है। और उसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के पाकिस्तान ने वो शराइत हमारी काफ़ी मान ली है, उसी की बुनियाद पर मुझे लगता है कि जो होर्डिंग कर रहे थे डॉलर्स की, जो कमर्शियल बैंक्स माजरत के साथ जो पैसा बना रहे थे डॉलर्स के ऊपर, उन्होंने डॉलर्स मार्केट में छोड़े हैं और इसी वजह से हमें लग रहा है। और दूसरा ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह जो LCs वगैरह जुलाई में पेमेंट हो गई थी, तो लेकिन कहने का वापस आ रहे हैं सर, वापस उस पॉइंट पे फिर आप डिस्कशन कर लीजिएगा कि इस अदम इस्तेहकाम के, सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल के अंदर आप फ़रीक़ैन को बिठाएंगे कैसे, जब आपके स्टेट के स्टेक होल्डर्स अगर डिफरेंट उस पर हैं, सोच पर हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही सियासी जमातें, तो इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाएंगे? जब भी फरीकैन ऐसे हों जिनके आपस में कुछ ना हो सकता हो, तो हमेशा एक नया मैंडेट हो जाता है ताकि नए फरीकैन सेलेक्ट हो जाएं, ये भी क्लियर हो जाए कि किसको आवाम की ताईद है। पर फरीकैन की उतनी ही अहमियत है ना जितनी उनको आवाम की ताईद है, वरना मेरे कहने से तो मतलब लेकिन वो मुकर्रर वक्त पर, देखिए आईन और कानून के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगले साल तक नहीं, उससे पहले होने चाहिए। किसी और मुल्क में इस तरह से एक आम इंतखाबात के माहौल को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद वहाँ फड्डा पड़ जाए। पाकिस्तान में क्या होगा? देखिए अभी इन्होंने बात की कि जी फ्री कैन, एक तो पहले डिफाइन कर लिया जाए कि ये फ्री कैन कौन से हैं। मैं भी ये ठीक है, इनके पीछे फ्री कैन का पता चले। फिर अगर जो इलेक्शंस हैं अगर वो अर्ली होने हैं तो 3 माह के लिए उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बननी पड़ती है। अगर अगस्त या सितंबर में नहीं डिसॉल्व होती तो इसका मतलब है कि 3 माह तो आगे जनवरी, ये आप कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद, अगर दिसंबर के बाद होगा तो फिर तो हम जुलाई के वैसे ही करीब पहुंच जाएंगे। 2 माह पहले अर्ली इलेक्शन करा के कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। तो अब बात जो इन्होंने की कि जनाब वो कितने 12 हफ्ते का आपने जिक्र किया, वो 12 हफ्ते का डिसीजन आएगा और जो डॉलर का डिसीजन हुआ ये क्या इम्पैक्ट रखता है, और जो ये बात जो हो रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये आज से पीटीआई बात नहीं कर रही डॉक्टर साहब, ये पीटीआई कोई इस डिसीजन से बात नहीं कर रही, कंटिन्यूटी एक चली आ रही है डिसीजंस की जब से ये चेयरमैन जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये आए हैं। तो इलेक्शन होना और फिर फ्री एंड फेयर होना ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो तमाम डिपेंड करती हैं। जो पिवटल एक क्वेश्चन है, पिवटल क्वेश्चन है कि जनाब हु इज़ गोइंग टू डिसाइड। अब अगर आपके डिसीजंस होते हैं कि जनाब फ़ोन कॉल पे आप डॉलर 2 दिन में सस्ते हो जाते हैं, आप इंटरनेशनली 11 रुपये सस्ता हो गया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और आपने इंटरनेशनली देखना है कि क्या रीजन में ये जो अफगानिस्तान में हुआ है ये इट्स इम्पोर्टेंट फैक्टर। कल को जो वहाँ पे तालिबान का मारे जाना, ये गवर्नमेंट है वो तो कहेगी कहाँ गया वो कतर का मुआहदा, कहाँ गई वो बातें, पाकिस्तान का क्या रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन में, एंड आई बिलीव कि रीजनल जो फैक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे आगे चल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे और पाकिस्तान ने डायरेक्शन लेनी है। मज़हर अब्बास साहब, ये आयमन अल ज़वाहिरी का मारे जाना और अमेरिका का क्लेम करना कि उनको ओवर द होराइज़न उनके पास फैसिलिटी है यहाँ पे, और उसके बाद इसका पाकिस्तान की सियासत से भी आपको कोई ताल्लुक़ नज़र आता है? जैसे कि राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि जो रीजनल मुहरकात हैं, जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज हो रही हैं।
देखिए, रीजनल डेवलपमेंट्स तो हमेशा से असरअंदाज होती हैं, कोई पहली मर्तबा तो नहीं होंगी। जो ईरान की सिचुएशन हो गई या जो है वो अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, वो तो बहुत लिंक करती है, हमेशा से लिंक करती है। आपके TTP से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जब अहमद ज़वारी पे अटैक हुआ उसी दिन आपके उधर वफ्द मौजूद था अफ़गानिस्तान में, जिनके मुज़ाकरात हो रहे थे, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं TTP के हवाले से। अब ये एक अलग डिबेट है कि हम TTP से जिस तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है हमें, और ये बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हो गई कि अफ़गान तालिबान तो ये कहते थे कि हमारा TTP से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन असल चीज़ ये कि अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि पहले दिन से जब से ये आए हैं उस वक्त से PTI को इतराज़ है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल पहले दिन से तो लाए तो खुद ही थे, तो इतराज़ क्यों होगा? बल्कि उनके तो कसीदे गाते थे, कसीदे पढ़े जाते थे राजा सिकंदर सुल्तान के। ये तो जो कैंपेन बिल्ड हुई है ये डस्का इलेक्शन के बाद हुई है ज़्यादा, और उसके बाद उन्होंने जोर देना शुरू किया कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमें एतबार नहीं है उस पर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें नहीं है एतबार, तो फिर क्या होगा? अगर रिज़ाइन नहीं करते, जो कि नहीं नज़र आ रहा रिज़ाइन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब हमसे बेहतर जानते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कितना वक्त लगेगा, उसके दरमियान इलेक्शन कैसे होंगे? अगर आपने उनको क्वेश्चन कर दिया, फिर अब ये केस आ गया। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, राजा आमिर अब्बास साहब से डायरेक्टली चूंकि इसका ताल्लुक है, सर इसका क्विकली एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपका इस पर क्या इस्तदलाल है जो मजहर ने सवाल उठाया। देखिए जी, अब मज़हर साहब ने बात की है, बड़ी किताबों की बात की है कि जी बड़ा टाइम लगता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब जैसे इमरान खान साहब ने कहा जी इनको लेके तो इस्टेब्लिशमेंट आई थी। अब ठीक है, अब इलेक्शन की बात जो होती है, इलेक्शन की बात आप किसकी तरफ देखते हैं? आप हमेशा देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि जनाब फ्री एंड फेयर, किसको कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं? आप किसकी तरफ देखते हैं कि जनाब आपने जो है कि इसको एक ट्रैक पे वापस लेके आना है? तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो आप आंखें बंद कर लेंगे तो रिजॉल्व नहीं होंगी। ये तमाम जो आप जी इन्होंने आपस में बैठ के फैसला करना है। आपका क्या ख्याल है, फजलुर रहमान, एहसन इकबाल और PTI का कोई बैठ के ये फैसला करेगा? नहीं, ये फैसला जहाँ होना है वहाँ होना है, और ये फैसला खाली इलेक्शंस का नहीं होना डॉक्टर साहब, ये फैसला पाकिस्तान का होना है। और पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला दिया हुआ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। इन तमाम फैसलों को सामने रख के आप एक डिसीजन लेंगे, अदरवाइज कोई भी एक तरफा या सेल्फ सेंटर्ड या अपनी खातिर कोई फैसला अगर होता हुआ नजर आया तो वो जी वक्त ही खत्म हो गया। मज़हर अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रिया, राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया, अवैस तहीद साहब का बहुत शुक्रिया। जिन फ़रीक़ैन की तरफ इशारा किया जाता है उनमें से अक्सर फ़रीक़ैन को खौफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम का ही है। मसला यही है कि फ़रीक़ैन कुछ और सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोचते हैं, और यही आज की सारी इस तरह आपको एक्सप्लेन भी करता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात हुई।